21वीं शताब्दी भारत की होगी। भारत एक नया सामर्थ्य के साथ इस कोरोना काल से उभर रहा है। हजारों बर्ग गिरे सभापति महोदय, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के सत्ता परिवर्तन पर संसद में भी खूब ठहाके लगे और इस पर व्यंग्यबाण भी चले। दरअसल राज्यसभा में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दमदारी से केंद्र सरकार का पक्ष रखा, लेकिन सदन में तब ठहाके गूंज उठे जब सभापति ने सिंधिया के तुरंत बाद ही कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का नाम चर्चा में शामिल होने के लिए पुकारा। श्री दिग्विजय सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैंने कुछ परिवर्तन किया नहीं। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ये दूसरी बार है जब सदन में राजा और महाराज का आमना सामना हुआ है। राजा ने अपने मिजाज के मुताबिक महाराज की चुटकिले अंदाज में तारीफ की, लेकिन महाराज भी उसी अंदाज में जवाब देने से नहीं चूके। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज। हमेशा रहे आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। संसद में दो दिग्गजों के बीच ये मुद्दा हास परिहास तक सीमित नहीं है। राजनीतिक गलियारों में इसके बड़े मायने हैं। यानी कांग्रेस सिंधिया के दर्द से अब तक नहीं उबर पाई है। कांग्रेस अब भी ये उम्मीद कर रही है कि जो लोग छोड़कर गए वो अभी बीजेपी में सिर्फ एडजस्ट हुए हैं, पूरी तरह से बीजेपी के नहीं हो पाए हैं और बीजेपी में विस्फोट करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी वो नहीं हुई। अभी तो झगड़ा चल रहा है, संघर्ष टिकाऊ बिकाऊ में। सिंधिया जी के लोग आज तक भाजपा ही नहीं बन पाए। मुरली राव उनके प्रभारी कह रहे हैं कि सिंधिया जी के लोग, वो नहीं कह रहे हैं कि भाजपा के लोग, मतलब अभी भी वो सिंधिया जी बने हुए हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ की पूरी टीम अभी भी प्राइवेट लिमिटेड बनी हुई है, भाजपा ने अपनाया नहीं है। कांग्रेस की उम्मीदें अपनी जगह हैं, लेकिन बीजेपी जिस कमिटमेंट पर सत्ता में लौटी उसके बाद पार्टी में समीकरण तो बिगड़े हैं। उसके कई वरिष्ठ नेता कतार में लग गए हैं, लेकिन बीजेपी ने दोनों सत्ता और संगठन के स्तर पर इसे अच्छे से कंट्रोल भी किया है। मुरलीधर जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कोई सिंधिया गुट नहीं है, कोई फलाना गुट नहीं है, कोई ढिकाना गुट नहीं है। बीजेपी में केवल भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है मैं नहीं जानता, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। गुटबाजी, समर्थक और इनके जैसे शब्दों का चुभना स्वाभाविक है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के कल्चर में जमीन आसमान का अंतर है। शायद इसी वजह से कांग्रेस ये कहती है कि जो लोग बीजेपी में गए उनका सिर्फ सत्ता का समझौता है। बीजेपी की संस्कृति में घुलना मिलना उनकी मजबूरी है। कांग्रेस का यह आरोप भले ही राजनीतिक हो, लेकिन फिर भी ये बड़ा सवाल तो है ही कि बीजेपी का ये प्रयोग कितना सफल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारा आज का मुद्दा है वाह महाराज वाह। दरअसल ये टाइटल हमने दो दिग्गजों के बीच हुई बातचीत से लिया है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की, लेकिन राजनीति की भाषा में इसे तारीफ से ज्यादा तंज माना गया। जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा, राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सदन में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाषण के बाद चुटकीले अंदाज में तारीफ की और उसके बाद सिंधिया ने भी उन्हें जवाब दिया। लेकिन ये सामने की तस्वीर है, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? क्योंकि कांग्रेस अब भी यही कहती है कि जो लोग बीजेपी में गए उसके चलते बीजेपी के समीकरण पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में गड़बड़ होनी तय है। कांग्रेस ये भी कहती है कि ये सत्ता का समझौता है और बीजेपी में घुलना मिलना उनकी मजबूरी है। तो बात आज राजा और महाराज के बीच हुई बातचीत पर और सिंधिया की सियासत पर, और जिन मेहमानों को आज हमने इस बातचीत में शामिल होने के लिए बुलाया उनसे आपका तारुफ कराऊं, उसके बाद इस चर्चा को शुरू करते हैं। मिलिए पंकज चतुर्वेदी साहब से, नेता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है। चौधरी राकेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। चौधरी साहब बहुत स्वागत है। और इंदौर से हर्षवर्धन प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक लंबा अनुभव रखते हैं।
हर्षवर्धन साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आपके ही ओपनिंग कमेंट से करना चाहूँगा। जो तस्वीर हमने राज्यसभा के भीतर देखी, यकीनन वो सामने की तस्वीर है, और तस्वीर का जो दूसरा पहलू है या दूसरा रुख है, अक्सर उसे एक आम जो राजनीति की समझ रखने वाला शख्स है वो देखने में चूक कर जाता है, लेकिन एक पत्रकार इस बातचीत को, इस तंज को, इस मिजाज को किस तरह से देखता है, हम आपका कमेंट जरूर चाहेंगे। उसके बाद दोनों मेहमान कांग्रेस बीजेपी से हमारे साथ जुड़े। सोहेल जी, थोड़ी मैं क्रूड भाषा में कहूं और देसी भाषा में कहूं कि राज्यसभा में दोनों पहुंच गए, राजा और महाराजा, लेकिन उनके पट्टे आपस में लड़ते रह गए। और दिग्विजय सिंह की बातों में कहीं तंज था, कहीं तकलीफ थी, तो कहीं आने वाले दिनों में जो कांग्रेस की रणनीति रहेगी 2023 के विधानसभा चुनाव में, उसकी भी एक झलक थी। तो मुझे लगता है कि जो हम बात करें 2018 के चुनाव में कि एक भाजपा का नारा था कि माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, तो हो सकता है कि कांग्रेस की ओर से अभी नारा हो वाह जी वाह महाराज। ठीक है, और यही हमारा टाइटल भी है आज का। बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही, और हर्षवर्धन साहब ने तो 2023 तक की कहानी सुना दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह की तस्वीर राज्यसभा में उभर कर सामने आई है, हो सकता है ये कैरी कर जाए 2023 तक। लेकिन कांग्रेस दरअसल किस भरोसे बैठी है? चौधरी राकेश सिंह साहब मेरे ख्याल से इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। प्रवक्ता सलूजा साहब का जब हम बयान चला रहे थे, उन्होंने एक बार फिर ये उम्मीद जताई कि बीजेपी के भीतर कांग्रेस के जो लोग गए हैं वो केवल सत्ता का समझौता था, एडजस्ट नहीं हुए हैं। तो चौधरी साहब के अभी भी इंतजार है कि बिल्ली के भाग से छीका फूटेगा। नहीं, देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं ये तो वही बता सकते हैं कि उनकी मन स्थिति इस समय क्या है। जी, चंद उन लोगों को छोड़ के जो सत्तासीन हुए, जो मंत्री बन गए हैं। जहां तक आपने आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात की है, जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के और दिग्विजय सिंह जी के ताल्लुकात बहुत घनिष्ठ रहे हैं। और मुझे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के इंतकाल के बाद दिग्विजय सिंह जी का वो वक्तव्य याद है। उन्होंने ये कहा था कि बहुत राजनीति में लंबी रेस के घोड़े हैं, बहुत आगे जाएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में। आज भी अगर राज्यसभा में उन्होंने उनको ये तारीफ की है कि जब आप कांग्रेस में बोलते थे तब भी बहुत आला दर्जे का बोलते थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप बोल रहे हैं तब भी बहुत उच्च श्रेणी की वक्तव्य दे रहे हैं। तो उन्होंने उनकी तारीफ ही की कि वाह महाराज वाह। और महाराज ने भी ये कहा कि ये सब आपकी कृपा है, वो आपकी कृपा बनी रहे। तो उन्होंने कहा भी कि मेरी पूर्व में भी रही है और जीवन भर रहेगी हमेशा। तो इसको हमें भी कटुता में नहीं लेना चाहिए जी। राजनीति में कटुता का कोई स्थान नहीं है, खाई का। ठीक, अगर थोड़ी बहुत प्रतिद्वंदता रही है और वो किसी मसले से, किसी विचार से खत्म होती है तो उसको खत्म भी करना चाहिए और इसको हास प्रयास में लेना चाहिए। दो बड़े राजनीतिक लोगों की भाषा को समझना चाहिए, और ये दोनों अपने क्षेत्र के महारथी हैं। इनके एक एक शब्द का अपना मतलब है जी। जैसे महाराज सिंधिया जी कल आए ग्वालियर और उनसे पत्रकारों ने पूछा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का गुट है, तो उनको ये कहना पड़ा भारतीय जनता पार्टी में जाके जी कि कौन ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं नहीं जानता। तो जिस व्यक्ति ने अपना अस्तित्व ही समाप्त कर लिया बीजेपी में, अब उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? उन्होंने कहा मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मतलब इतनी बड़ी विरासत का मालिक, इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति स्वयं के नाम को विलुप्त कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं उनकी पीड़ा है, उनके ऊपर दबाव है जो परिलक्षित हो रहा है। ठीक हो, मेरे ख्याल से जिस जगह आप अपनी बात छोड़ रहे हैं वहाँ पंकज चतुर्वेदी साहब ज़रूर इसे बेहतर तरीके से काउंटर करेंगे। बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है। पंकज साहब, एक बात और जो हालांकि चौधरी राकेश साहब ने जो बात कही, मैं चाहूँगा उसका जवाब आप ज़रूर दें। एक सवाल और ये भी कि अभी भी जब पत्रकारों का सामना ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब से होता है, ये सवाल क्यों बार बार उठ जाता है? लोग क्यों पूछ लेते हैं कि सिंधिया गुट के हैं या सिंधिया गुट खुश है,
और हालांकि हर बार फिर सिंधिया साहब इस बात पर कभी तलखी से और कभी मुलायमियत के साथ ये कह देते हैं कि नहीं कोई गुट नहीं है, और यहाँ तक कि वो ये भी कह गए कि कौन सिंधिया, मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। देखिए, ये सवाल तो कौन पूछ रहा है वही बेहतर उत्तर दे सकता है। जो सिंधिया जी से बार बार सवाल पूछते हैं जी, वही बेहतर उत्तर दे सकते हैं। पर सिंधिया जी ने बहुत बखूबी इसका उत्तर दिया। और राकेश भाई साहब के प्रति पूरे सम्मान के साथ कि मेरे बहुत आदरणीय राकेश चतुर्वेदी जी, आज भले ही भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस पार्टी में हो, क्योंकि मुझे उस क्षण का भी स्मरण है जब सिंधिया जी के पिछले लोकसभा चुनाव में शिवपुरी में उनके नामांकन की रैली के दौरान राकेश भाई साहब ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी। मैं उस मंच पर मौजूद था जी। जहाँ तक सिंधिया जी के इस वक्तव्य का विषय है, अस्तित्व की बात है, तो मुझे लगता है कि यही बुनियादी फ़र्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी गुटबाजी, खेमेबाजी, खानेबाजी, कबीलेबाजी, गुटों में बटी हुई पार्टी आज भी है। और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की परंपरा बहुत पुरानी है। गांधी जी के और सुभाष चंद्र बोस जी के समय भी कांग्रेस पार्टी में गुट हुआ करते थे और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ये स्वीकार भी करते हैं। और मुझे तो पर्याप्त तजुर्बा कांग्रेस पार्टी का भी है कि वहाँ बिना गुटबाजी के काम नहीं चलता। पर भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से अलग प्रकृति और प्रवृत्ति की दल है, जहाँ कार्यकर्ता का भाव और भावना सर्वोपरि होती है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे बड़े राजनेता हों या और बड़े राजनेता हों, सबका एक ही वक्तव्य होता है कि मैं, यानी व्यक्ति का कोई महत्व और स्थान नहीं है, कार्यकर्ता का दल का महत्व है। और कितनी बड़ी बात सिंधिया जी ने कही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसा बड़ा राजनेता यदि ये वक्तव्य कहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हूँ, इसका आशय स्पष्ट है कि तन मन धन से पूर्ण समर्पित होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जो दबाव, घुटन जैसे जुमले, सिंधिया गुट जैसे जुमले, उनको सिंधिया जी के इसी उत्तर से समझ जाना चाहिए कि किस प्रकार का परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में आवश्यक होता है। और इसीलिए सोहेल जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहा जाता है, जो मैं अपना अहंकार, स्वार्थ त्याग कर देश हित में, दल हित में कार्य करता है, वही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। और राकेश भाई साहब को भी अनुभव रहे हो भारतीय जनता पार्टी में। तो इसलिए सिंधिया जी के इस वक्तव्य को कि उन्होंने अपना अस्तित्व छोड़ दिया, अरे उन्होंने तो अपना अस्तित्व और विशाल कर लिया, अपना आकार और विशाल कर लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समुद्र में एक कार्यकर्ता के रूप में सिंधिया जी खड़े, इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको आत्मसात किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात किया। और यही विशेषता भारतीय जनता पार्टी की है कि यहाँ हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम। और ये कार्यकर्ता को जो भाव है सोहेल जी, यही भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को आगे लेकर जाता है, योग्यता क्षमता के आधार पर। आप देखिए, यहाँ तो अभी स्पष्ट है कि सोनिया गांधी जी के बाद राहुल गांधी जी की ताजपोशी की तैयारी है, पर भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट नहीं है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। कोई भी कार्यकर्ता जिसमें योग्यता क्षमता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता है। पर कांग्रेस पार्टी में आपको गांधी नाम की ब्रांडिंग होनी चाहिए, या तो आप गांधी हो या गांधी के हो, तो ही आप काम चल सकता है। और ये वो गांधी जी नहीं, मैं गांधी परिवार की बात करूं जो मूल रूप से नेहरू परिवार। लेकिन पंकज साहब देखिए, कांग्रेस के भीतर आज भी जो समर्पित लोग हैं वो हैं, और इसकी मिसाल चौधरी राकेश सिंह साहब हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त वो सफ़र में हैं और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि लगातार उनकी गाड़ी चल रही है। लेकिन जब पार्टी का पक्ष रखने की बात आई है तो चौधरी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बहरहाल मैं रुक करूँगा इंदौर की तरफ, हर्षवर्धन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन साहब, आज़ादी के बाद जब हमने कई सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा तो फिर एक ऐसे भारत की कल्पना की जिसमें तमाम लोग और उनमें राजनीतिक दल भी शामिल हैं, जहां ये बात की आज़ादी दी गई कि आप अपनी बात को किसी भी फोरम पर बड़ी मजबूती के साथ और खुलकर रख सकते हैं। यकीनन सदियों से दबे कुचले समाज को, उस शख्स को, पीढ़ियों को उस आज़ादी को पसंद भी आना था और उन्होंने पसंद भी किया। लेकिन कांग्रेस उस आज़ादी के बाद 73 साल तक उसी लाइन पर चल रही है। आज भी उनके पार्टी के भीतर से आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं, सुर ऊंचे हो जाते हैं और कई बार पार्टी को इसका नुकसान भी होता है। इसके बरक्स जो एक नई पार्टी बनी बीजेपी की अगर हम बात करें, जिक्र करें, यहाँ पर चेहरों की अहमियत कम है। यहाँ पर वो अपने संगठन को मजबूती देते हैं। पार्टी पहले, चेहरे छोटे। आपको लगता है कि बीजेपी इस लाइन पर ज़्यादा फायदा उठाती है और कांग्रेस को ज़्यादातर डेंट जो पड़ते हैं वो इसी बात पे पड़ते हैं। हालांकि वो इसे पार्टी के भीतर का लोकतंत्र बताते हैं, लेकिन क्या अब वक्त की ज़रूरत कहती है कि क्या कांग्रेस के भीतर भी कुछ बदलाव होना चाहिए? देखिए, ये सवाल तो कौन पूछ रहा है वही बेहतर उत्तर दे सकता है। जो सिंधिया जी ने बार बार सवाल पूछते हैं वही बेहतर उत्तर दे सकते हैं। पर
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस जो है एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है और ख़ास तौर पे लोकसभा चुनाव में 2 बार लगातार हार के बाद और बहुत सारे राज्य गंवाने के बाद कांग्रेस के सामने सवाल है कि अब आगे क्या। राहुल गांधी जो हैं कांग्रेस की रीति नीति के मुताबिक एक स्वाभाविक चेहरा हो सकते हैं अध्यक्ष पद के लिए। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं, यानी काम चलाऊ अध्यक्ष हैं। और कांग्रेस को अगर अपनी ज़मीन तैयार करनी है दोबारा से, तो उसको अपना जो है नेतृत्व बदलना पड़ेगा। हम बात करें बुनियादी बदलाव क्या है सोहेल जी, सिंधिया को भी अगर आप देखें तो सिंधिया जब कांग्रेस में थे और सिंधिया जो अब भाजपा में हैं, उनकी छवि में बड़ा फर्क है जी। वो अपने आप को बड़े लो प्रोफाइल कार्यकर्ता के तौर पे रखते हैं। कांग्रेस में वे एक गुट के सरदार की भांति दिखाई देते थे और भाजपा में कार्यकर्ता होने का दावा कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी सियासत की कि भाजपा में कोई भी सामान्य व्यक्ति ऊपर जा सकता है और आपकी लीडरशिप में एक मैसेज दे सकता है। सिंधिया भी लो प्रोफाइल अपने आप को रखे हुए हैं, ऐसी अटकलें लगातार हैं कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती, वो कब होगा वो मोदी जी जानते हैं। लेकिन फिलहाल सिंधिया सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। ठीक, चौधरी राकेश सिंह साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, क्या ज़रूरत महसूस करते हैं मौके की नज़ाकत को देखते हुए कांग्रेस के भीतर? अब जैसा कि हर्षवर्धन साहब भी कह रहे थे, एक बड़े हाई प्रोफाइल नेता रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन जब जैसे ही कांग्रेस का खेमा छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो वो कहते हैं कौन ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। यानी वो भी अपने आप को यहाँ पर नगण्य साबित करते हैं। कांग्रेस के भीतर फिर वही बात जो कि हर्षवर्धन साहब ने जिक्र किया कि अगर सोनिया गांधी अब अंतरिम अध्यक्ष पद से हटती हैं तो ताजपोशी राहुल गांधी की तय है, ये माना जा रहा है क्योंकि नाम उन्हीं का आगे चल रहा है। लीडरशिप में किसी तरह का बदलाव आपको ज़रूरत के तौर पर महसूस होता है, या फिर हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि कांग्रेस के भीतर जो कुछ चर्चाएं चल रही हैं कुछ बड़े बदलाव के संकेत? देखिए, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ लोकतंत्र कायम है और कांग्रेस में अभी भी वर्किंग प्रेसिडेंट है, पूरी कार्य समिति है और जब इसका समय उन्होंने तय किया है तब वो अपना अध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन कांग्रेस की एक विशेषता है, हिंदुस्तान में जितने राजनेता राज्यों में गए वो सब कांग्रेस से निकल के हैं। मतलब 80% राजनेता वो हैं उन राज्यों में जो कांग्रेस से निकल के जिनका वजूद कायम है। मैं भाई चतुर्वेदी जी, चूंकि मेरे अनुज हैं, उन्होंने बहुत बातें कही कांग्रेस के बारे में, मैं सिंधिया जी की शख्सियत पे कोई प्रश्न कभी नहीं लगाता हूँ, उनके नेतृत्व पे नहीं लगाता हूँ। लेकिन कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में इतना महज अंतर है कि कांग्रेस एक खुला जंगल है और यहाँ विचरण करने वाले लोग स्वच्छंद हैं। अपना इलाका, अपना वजूद, अपनी मेहनत से अपना क्षेत्र और अपनी राजनीतिक एक प्रतिस्पर्धा के साथ अपना वजूद कायम करते हैं। और बीजेपी के सोहेल साहब सुन ले, बस आखिरी शब्द है। चौधरी साहब देखिए, अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस एक ऐसा जंगल है जिसके भीतर आपको विचरण की आज़ादी है, लेकिन राकेश साहब, जंगल के भीतर भी कानून होता है। यहाँ पर एक साइकिल होता है कि कौन किसको इस्तेमाल करेगा, कितना करेगा और किसका पद क्या रहेगा। लेकिन अगर ये साइकिल जंगल के भीतर भी टूटती है, मान लीजिए घास घोड़े को खाने लगे और घोड़ा शेर को खाने लगे, तो फिर जंगल की बर्बादी तो तय है ना चौधरी साहब? नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी कि नियम और कायदे कानून होना चाहिए और जब आदमी स्वच्छंदता ज्यादा महसूस करता है तब वो वायलेंस करता है, तब वो विरोध करता है जी। और अपने वजूद पे कायम होते हुए, जैसे किया कांग्रेस में एनडी तिवारी साहब ने किया, स्वर्गीय अजय सिंह जी ने किया, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने किया जी। ये लोग भी छोड़ के गए उससे। लेकिन मैं दूसरी बात अलग तरीके से कह रहा हूँ कि ये जंगल है और जंगल में यहाँ जिसका वजूद है, जो जनता में सेवा करेगा उसका वजूद कायम रहेगा जी। और बीजेपी के जो लोग हैं वो सर्कस की तरह है कि उनको अगर एक जो व्यक्ति है जो रिंग मास्टर, जब वो निकालेगा तभी वो निकलेंगे, जितना वो घुमाएगा उतना घूमेंगे और वापस पिंजरे में चले जाएंगे। तो राजनीतिक स्वतंत्रता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तभी हमें ये हरे मन से कहना पड़ता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा महाराज हमारा, उसको ये कहना पड़े कि कौन ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये अपमान, इस स्थिति में आ गए हम लोग
ग्वालियर चंबल डिवीजन के लोग जी। कि महाराज को ये कहना पड़े कि कौन ज्योतिरादित्य सिंधिया। मैं तो एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और भाई चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि भाजपा को हर तरीके से तन मन धन से मदद करेंगे, तो बात सही है। उनके दादी साहब ने भी मदद की थी, धन से की थी, मन से की थी, तन से की थी, ठीक, भारतीय जनता पार्टी को पैदा किया था। लेकिन अगर हमारा क्षेत्र का महाराज जी उनको ये कहना पड़े कि कौन ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो मैं समझता हूं कि हमारी जो 300 वर्षों की जो उनसे रिलेशनशिप है जी, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। ठीक। पंकज साहब, देखिए राकेश जी ने स्वयं स्वीकारा कि कांग्रेस पार्टी एक जंगल है और जंगल में सोहेल भाई हम सब जानते हैं कि जिसके पास ताकत होती है वही जंगल का राजा होता है और कांग्रेस पार्टी में ताकत सिर्फ गांधी परिवार के पास है। इसीलिए कांग्रेस के जंगल में यदि किसी का राज है या जंगल राज कहूँ तो वो गांधी परिवार का है और यही समस्या कांग्रेस पार्टी के साथ है। और जब जंगल से बाहर निकलते हैं तो रिंग मास्टर उनको पिंजरे में डाल देता है, क्योंकि जंगल का आदमी पिंजरे में जाता है। भारतीय जनता पार्टी में सोहेल जी मंगल है, मंगल है और मंगल है, शुभ है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में नगण्य से लेकर कार्यकर्ता की यात्रा अनंत तक जा सकती है, जो कांग्रेस पार्टी में संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ राकेश भाई साहब के शब्दों में जंगल राज है। और जंगल राज में जिसके पास शक्ति है, जो शक्तिशाली का प्रिय पात्र है, जो समर्थ है, उसी की चलती है। और यही समस्या कांग्रेस पार्टी के साथ है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस पार्टी के 23 बड़े बड़े नेताओं ने कहा, जिनमें गुलाम नबी आज़ाद साहब शामिल हैं, कपिल सिब्बल साहब शामिल हैं, विवेक तनखा जी शामिल हैं। और हम सब जानते हैं सोहेल भाई कि इन सबको कैसे जंगल के, कांग्रेस के जंगल राज में इनको दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि ये कांग्रेस के समर्थ को, कांग्रेस के शक्तिशाली को आईना दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस में जंगल और जंगल राज नहीं चलेगा, कांग्रेस में मंगल होना चाहिए। और इसीलिए अब कांग्रेस में मंगल नहीं हो पा रहा, क्योंकि कांग्रेस में राकेश भाई साहब के शब्द में जंगल राज है। सब स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, जिसके पास ताकत है वो चीज़ों को हथिया लेता है। आप कल्चर की बात कर रहे थे, यहाँ सब जंगल में जो कांग्रेस के लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, वो पॉलिटिकल वल्चर के जैसे काम कर रहे हैं कि जो मिले झपट लो, हड़प लो, मेरा काम होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि बुनियादी फर्क यही है भारतीय जनता पार्टी में कि यहाँ त्याग, तपस्या, समर्पण, प्रतिबद्धता के आधार पर कार्यकर्ता काम करता है और स्वयं को नगण्य मानता है और देश को, दल को सबसे पहले रखता है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि दल से ऊपर देश, और ये भाव और भावना कांग्रेस के जंगल राज के कार्यकर्ताओं में नहीं है, नेताओं में तो समाप्त हो चुकी है। और यही समस्या, इसीलिए सोहेल जी, देश भर के राज्यों में कांग्रेस पार्टी का जंगल विलुप्त होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के जंगल राज के जो जंगली जानवर हैं वो विलुप्त प्रजाति के होते जा रहे हैं। और कांग्रेस के जिस चुनाव चिन्ह को लोग सम्मान देते थे, अब लोगों ने फूल को अपनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि फूल मंगल का प्रतीक है, कुशलता का प्रतीक है, सफलता का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है। कांग्रेस को और कांग्रेसियों को कांग्रेस का जंगल राज, कांग्रेस के जंगल राजा मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी में तो मंगल है और कार्यकर्ता नगण्य बनकर भी प्रसन्न है। चलिए, कांग्रेस के भीतर जंगल और बीजेपी को चौधरी राकेश सिंह साहब ने कहा कि एक तरह का सर्कस है, जहां रिंग मास्टर के, हंटर के इशारे पर तमाम जो जानवर हैं वो नाचते हैं। मेरे पास समय कम है, मैं फिर किसी और दिन चर्चा करूंगा, तो इस मुद्दे पर आप लोगों से ज़रूर बातचीत करूंगा। बहरहाल जो सौहार्दता राज्यसभा के भीतर हमें राजा और महाराजा के बीच नज़र आई, हम उम्मीद करते हैं कि राजनीति में इसी तरह की सौहार्दता आगे भी कायम रहे। सत्ता आती और जाती है, किसी के पास भी स्थायी तौर पर कभी सत्ता नहीं रही, और ये दुनिया का इतिहास जानता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का मुद्दा में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।